लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। क्या राहत इंदौरी की इस मशहूर शायरी को राहुल गांधी भूल चुके हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। वोट चोरी का हाइड्रोजन बम फोड़ते फोड़ते राहुल गांधी क्या खुद का हाथ जलाने का बंदोबस्त कर बैठे हैं? ये सवाल इसलिए है क्योंकि कांग्रेस सांसद और नेता राहुल गांधी ने एक ऐसा पोस्ट कर दिया जिससे पूरे देश में तहलका मच गया है। सत्ताधारी एनडीए को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है और एक सवाल जोरों शोरों से उठने लगा है कि क्या राहुल गांधी देश में गृह युद्ध भड़काना चाह रहे हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि बीते कल यानी 18 सितंबर की तारीख को शाम 7:05 पर राहुल गांधी के एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट आता है। इस पोस्ट में राहुल गांधी लिखते हैं कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। ये पोस्ट ऐसे समय में आया है जब आपको याद ही होगा कि नेपाल में क्या हुआ। जेनजी के हिंसक प्रदर्शन ने किस तरीके से केपी ओली की भ्रष्ट सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका। नेपाल में जेनजी क्रांति और तख्ता पलट के पहले बांग्लादेश, श्रीलंका में भी जेनजी आंदोलन की आग ने भ्रष्ट सरकारों की सत्ता गिरा दी थी। ऐसे में क्या राहुल गांधी देश में जेनजी की आग भड़काकर राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं? ये सवाल आज बेहद जरूरी है। लेकिन राहुल गांधी के इस पोस्ट के सामने आते ही देश की राजनीति में जो गर्माहट पैदा हुई उस पर भी गौर करिए। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के बयान वीरों ने बयानों की छड़ी लगा दी और राहुल गांधी को सीधे सीधे गृहयुद्ध भड़काने के लिए साजिश करता करार दे दिया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने यहां तक कह दिया कि गांधी परिवार देश छोड़ने की तैयारी कर ले, क्योंकि अगर जेनजी सड़क पर आ गए तो गांधी परिवार और उसके सहयोगी देश छोड़कर भागते हुए नजर आएंगे। अब सवाल यह है, और सवाल बेहद जरूरी है, आवश्यक है, कि अगर देश की सरकार जेनजी के साथ है तो कैसे और क्यों बिगड़ेंगे हालात? अगर सरकार से युवा है खुश तो राहुल गांधी के पोस्ट पर क्यों उमड़ा है दुख? और सवाल सबसे बड़ा आज ये है कि राहुल गांधी से है ये सवाल, कांग्रेस पार्टी से है कि वोट चोरी के राग में जेनजी को क्यों ललकार? क्या भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं राहुल गांधी? अगर जेनजी सड़क पर उतरेगा तो क्या लोकतंत्र और संविधान बचेगा? पक्ष विपक्ष के अपने अपने राग, लेकिन आखिर जेनजी किसके साथ, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बयान। देश को शर्मसार कर देने वाले बयान दिए हैं। देश को शर्मसार कर देने वाली उनकी करतूतें हमेशा से रही हैं। जेनजी प्रोटेस्ट को उनका इस तरह से जो है वो बुलाना, इस तरह से मांग करने के ये नेपाल का जो है मॉडल यहाँ पे चलना चाहिए, सबको जिंदा जला देना चाहिए। और उनको ये बात पता होनी चाहिए कि नेपाल में जो है वो जेनजी ने एक नेपोटिज्म सरकार को जो है वो ध्वस्त किया है। तो शायद उनको कुछ आइडिया नहीं है कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है। वो लगता है सुबह सुबह आंखें मलते मलते उठते हैं और कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। तो उनको ये पता होना चाहिए, उनके जैसे वंशवादियों को उन्होंने वहां ध्वस्त किया है। इस वहां पे डेमोक्रेसी लेके आए हैं वो लोग, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो कि उन्होंने अपने आप चुनी है। तो अगर वो लगता है अब इस देश से अगर इस तरह की करतूतें करेंगे तो भाग्य निकाले जाएंगे। तो मैं उनसे ये आग्रह करती हूँ कि ये गलत मैसेज ना दें और इस तरह के मैसेज देश में अस्थिरता लाने के, देश में आतंक लाने के। उन्होंने पहले भी कई इंटरनेशनल साजिशें की हैं। अमेरिका में जाके उन्होंने बहुत पहले भी भीख मांगी है कि हमारे देश को बचाओ, हमारे देश को बचाओ, और अब भी उनकी करतूतें जो है वो रुक नहीं रही है। तो हम तो बहुत ज्यादा क्रोधित हैं, वायलेटेड है कि इस तरह के जो है वो बयान दे रहे हैं। घुसपैठिए ये कहने से नहीं होगा कि 11 साल मोदी का राज है, क्या किए। मैं कह रहा हूं कि 11 साल जहां जहां हमारी सरकार थी पहचान करके डिपोर्ट कर रहे हैं। ये घुसपैठिए को बसाने का काम ये मस्जिदों के संरक्षण में हुआ है। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, जिसको आखिर जब घुसपैठिए आते हैं 71 से, उनको पनाह किसने दिया? वो किस इलाके में बसते हैं? वो किस समूह के साथ जुटते हैं? ये काम पूरा समाज और पूरा देश जानता है। और मैं कह रहा हूं कि हां, घुसपैठिए को पूरे भारत से भगाना है, बिहार से भगाना है, देश मुक्त करना है घुसपैठिए से। मैंने पहले ये कहा है कि वोट चोरी का मामला नहीं है, राहुल गांधी जी का दिमाग चोरी हो गया है। और जब दिमाग चोरी हो जाता है तो इसी प्रकार की बातें लोग कहते हैं।
मैंने पहले भी कहा था कि इनको देश के संविधान के प्रति कोई आस्था नहीं है। देश के संविधान ने तैयार की हुई सारी व्यवस्थाओं को ये नकारते हैं। अब तो उन्होंने अपने अर्बन माओइस्ट होने का सबूत ही दे दिया। अर्बन माओइस्टों वाली भाषा वो कर रहे हैं कि जेन ज़ी ने आकर संवैधानिक सरकार को उलट देना चाहिए। इस प्रकार की बात जब कोई करता है तो इससे अलग बात अर्बन माओइस्ट क्या करते हैं, उनके सारे जो लोग एडवाइस देते हैं, सारे एडवाइजर उनके ये अर्बन माओइस्ट इस प्रकार की विचारधारा के हैं। लेकिन इस भारत की जेन ज़ी जो है ये भारत के संविधान में विश्वास रखती है। इस भारत की जेन ज़ी जो है ये एक प्रकार से स्टार्टअप की इकोसिस्टम को चलाने वाली जेन ज़ी है, ये परिवर्तन करने वाली जेन ज़ी है। ये जेन ज़ी ऐसी है कि जिसको टेक्नोलॉजी पता है और टेक्नोलॉजी के डिसरप्शन से भारत को दुनिया का सिरमौर हम कैसा बना सकते हैं ये जानने वाली जेन ज़ी ये है। इसलिए राहुल गांधी न जेन ज़ी को जानते हैं, न इस देश के युवाओं को जानते हैं, न इस देश के बूढ़ों को जानते हैं, न इस देश के किसी व्यक्ति को जानते हैं। तो राहुल गांधी का जेनजी वाला राग और आखिर देश का युवा, देश का जेनजी किसके साथ, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से। सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। और सबसे पहले विवेक श्रीवास्तव जी, आपका ओपनिंग कमेंट लेना चाहूंगी, आपका पहला रिएक्शन राहुल गांधी के इस पोस्ट पर। देखिए तेजी, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार 90 चुनाव हार चुकी है, छोटे बड़े सब मिला के। और हार दर हार से राहुल गांधी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। सही बात है, वो व्यक्ति ना तो देश की संस्कृति को समझता है, ना देश की युवाओं की मनोवृत्ति समझता है, ना बुजुर्ग क्या चाहते हैं समझता है, और तो और अपने जो उनका पारिवारिक इतिहास है उसको भी नहीं जानना समझना चाहता। सबसे पहला चुनाव चोरी हुई रामपुर में, गोविंद वल्लभ पंत से कह करके मौलाना आज़ाद को जितवाया गया। दूसरी चोरी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हरवाने में जवाहरलाल नेहरू ने की। इनकी दादी इंदिरा गांधी रायबरेली में चुनाव चोरी में ही जेल गई थी, उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने भेजा था। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे इंदिरा जी जेल नहीं गई थी, चुनाव चोरी में ही जेल गई थी। तो इनका खुद का खानदानी इतिहास चुनाव चोरी का है। तो एक पुरानी कहावत है तीजी गांव में कि चोर को सब चोर नजर आते हैं। खुद तो खानदानी चोर हैं, सबको चोर बताते फिर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम पे भी मौका दिया विपक्ष को कि आइए, कोई नहीं गया। इस विषय में भी ईवीएम ने, इलेक्शन कमीशन ने कहा शपथ पत्र दीजिए, हम कराते हैं, कोई शपथ पत्र देने को नहीं तैयार। रोज नया नया कभी बताएंगे आज हम परमाणु बम पटक रहे हैं, आज हाइड्रोजन बम पटक रहे हैं, फुलझड़ी छोड़ के चले जाते हैं। पता नहीं क्यों मीडिया ऐसी मानसिक दिवालियों को इतना कवरेज देता है, कोई औचित्य नहीं है। बहुत समय देश का खा चुके हैं। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि क्यों मीडिया इस मानसिक दिवालिये को कवरेज देता है, ये कह रहे हैं आप राहुल गांधी को लेकर। लेकिन बड़ी बात तो ये भी है ना कि क्यों भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं राहुल गांधी के इस पोस्ट पर एक के बाद एक बयानों की झड़ी लगाते हुए नजर आए। इस पर मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन पहले सुनील त्रिपाठी जी को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। सुनील त्रिपाठी जी, नेपाल में जिस तरीके की हिंसा देखने को मिली, उग्र आंदोलन देखने को मिला, जेनजीज प्रोटेस्ट करते नजर आए और तख्ता पलट हो गया, इसके बाद राहुल गांधी का ये जो पोस्ट सामने आया, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए आरती जी, ये पोस्ट राहुल गांधी की विभाजनकारी मानसिकता की का प्रतीक है। राहुल गांधी इस देश को हमेशा बांटना चाहते हैं। उनकी रैलियों में भी देखा होगा आपने, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे ऐसे नारे लगे। जाति जनगणना होके ही रहेगी, ये भी बयान सामने आए। तो उनकी जो विभाजनकारी मानसिकता है, आज वो पूरे देश प्रदेश के युवाओं ने जिनकी चर्चा करते हैं, उन लोगों ने भी देख लिया है कि राहुल जी इस देश में आग लगाना चाह रहे हैं। और ये वर्तमान कांग्रेस की मानसिकता हो गई है। मुझे लगता है कि राहुल जी ये बयान दे करके देशवासियों को अपनी भावनाओं से अवगत करा दिया है
कि राहुल जी क्या चाह रहे हैं। यानी राहुल गांधी युवाओं के कंधे पर सियासत की बंदूक तानकर देश में हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अत्ती जी ऐसा है कि ये कहीं से और प्रोडक्ट है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से हर भारतीय ने भारत माता और भारतीय फौज के साथ खड़े होकर के एकता का संदेश दिया, ये पूरी दुनिया ने देखा है। तो जो मैं मानता हूं इस तरह से भारत विरोधी लोग हैं, वो राहुल गांधी को एक मोहरा बना रहे हैं। उस एकता और अखंडता को खंडित करने के लिए राहुल जी एक मोहरा बन के खड़े हो गए हैं। ठीक है। और जिनकी जो चर्चा कर रहे हैं वो केवल भड़काने के लिए कर रहे हैं, आग लगाने के लिए कर रहे हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि उनकी मानसिकता जग जाहिर हो गई है। आज देश के युवाओं ने भी देख लिया है कि राहुल जी क्या चाह रहे हैं। और वास्तव करके लगता है कि मानसिक विक्षिप्त तो नहीं हो गए हैं। कभी कभी होता सत्ता के लालच में आदमी मानसिक विक्षिप्त हो जाता है, जब कुछ चीज नहीं पाता है तो उसको पाने के लिए किसी भी स्तर पर यानी विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है इस वक्त, ये कह रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल क्या मुद्दा है? अरे मुद्दे तो आप पास बहुत ऐसे हैं। बेरोजगारी मुद्दा है और मुद्दे हैं। मैं जो विरोध हो रहा चुनाव का, चुनाव आयोग का, वो मैं समर्थन करता हूं कि आप विपक्ष के नेता हैं, उसका विरोध कीजिए, लेकिन विरोध करते करते देश का विरोध और युवाओं को लड़ाने की राजनीति मत कीजिए। मुझे इस बात से केवल कष्ट है। कांग्रेस से प्रदीप सिंह जी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ रहे हैं, उनसे इन सवालों के जवाब लूंगी मैं, लेकिन लौटते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता विवेक श्रीवास्तव जी के पास। विवेक जी, अभी मैं आपसे यही प्रश्न पूछ रही थी कि आखिर क्या वजह है कि राहुल गांधी की पोस्ट आती है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बयानवी एक के बाद एक बयानों की झड़ी लगा देते हैं। किस बात का डर है भारतीय जनता पार्टी को? अदिति जी, बात डर की नहीं है। बात यह है कि दुर्भाग्य से वो नेता प्रतिपक्ष भी है। अगर नेता प्रतिपक्ष की बात का जवाब न दिया जाए तो दीदी बताती हैं कि भाजपा डरी हुई है। दोनों स्थितियों में विषय गंभीर हो जाता है। अगर जवाब दीजिए तो कहते हैं कि साहब हम तो आरोप चुनाव आयोग पे लगाते हैं, भाजपा वाले क्यों बोलते हैं, भाजपा को क्यों शान के बीच में रखते हो। और ना दीजिए तो कहेंगे साहब भाजपा डरी हुई है। सत्यता ये है कि अपने खुद के दिमाग के पेच हिले हुए हैं इनके। इन्हें यही नहीं मालूम कि चुनाव वोटर लिस्ट में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। इनके जब दादी और नाना के समय में जो वोटर लिस्ट थी क्या इससे ज्यादा परफेक्ट होती थी? और जब चुनाव आयोग उसको परफेक्ट करने के लिए SIR बिहार में चालू किया है तो उसमें भी आपको पेट में दर्द है। आप चाहते क्या हैं भाई? ये तो सही बात है कि बहुत लोगों के वोट कोई गांव में भी है, कोई यहाँ भी है। जब भाजपा कहती है वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, प्रदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं इस बात का। कांग्रेस से बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो प्रदीप सिंह जी आपका प्राइम टीवी पर। प्रदीप जी, राहुल गांधी का ये जो पोस्ट सामने आया उसको लेकर बवाल मचा हुआ है और बवाल मचना लाजमी भी है, क्योंकि उसमें उन्होंने जिक्र किया है जेनजी का। मैं जेनजी के साथ खड़ा रहूंगा अगर जेनजी संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने के लिए आएंगे। ये किस तरीके का पोस्ट है? सबसे पहले तो अपना रिएक्शन दीजिए। नहीं, जेनजी का मतलब क्या ये तो समझना चाहिए। लगता है भाई, अगर देश का नौजवान संविधान बचाने की बात करता है, अगर उनका वोट चोरी हो रहा, वोट चोरी एक सामान्य प्रक्रिया नहीं। अभी हम आ रहे थे तो यहाँ पे तमाम चर्चाएं हो रही थी कि मुद्दे बहुत हैं, तो उन मुद्दों के अलावा आदरणीय राहुल गांधी जी वोट चोरी के मुद्दे पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि इस वोट चोरी के माध्यम से देश के नौजवानों का रोजगार छीना जा रहा है, उनका अधिकार छीना जा रहा है। देश का संविधान अगर खतरे में है तो सवाल क्यों नहीं उठेंगे? और जेनजी अगर देश के युवाओं पर चर्चा हो रही है, देश के युवा ये समझ रहा है कि आज हम अधिकारों की बात अगर कर रहे हैं, आज हम बेरोजगारी के मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, और जिस समय जेनजी पर ये इस तरह की बातें हो रही हैं, अब बिहार जहां पर अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी तमाम बातें कर रहे थे, वहां 4 आंदोलन चल रहे हैं। वो आंदोलन वो बेरोजगार नौजवान ही तो चला रहा है, और वो बेरोजगार नौजवान मत के माध्यम से ही तो सरकार चुनता है, और उनके मत का अधिकार अगर छीना जाएगा और आदरणीय राहुल गांधी जी उस पर सवाल खड़ा करेंगे और तथ्यों के साथ सवाल खड़ा करेंगे तो इनके पेट में दिक्कत होने लगती है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने बताया है कि हम अगर नहीं बोलेंगे तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। हम ये पूछ रहे हैं कि पूरे के पूरे प्रेस में भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया गया क्या?
अगर ये सवाल चुनाव आयोग से है तो चुनाव आयोग को और तथ्यों के आधार पर है, तथ्यों के आधार पर। प्रदीप जी, अभी प्रश्न मेरा ये है कि जेनजी का जिक्र क्यों किया राहुल गांधी ने इस तरीके से, जब हमने देखा बीते दिनों नेपाल में क्या कुछ चल रहा है। इस वक्त नेपाल में तख्ता पलट हो गया, जेनजी का उग्र आंदोलन देखने को मिला और नेपाल की लंका भी लग गई है। इकोनॉमी जो है नेपाल की पहले भी ठीक नहीं थी, अब और ज्यादा ध्वस्त हो चुकी है। क्या मिल गया नेपाल को? क्या नेपाल भारत में दोहराना चाह रहे हैं राहुल गांधी? ये सवाल है मेरा। जवाब ये बात देखिए, ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता करें तो ठीक है, आप ना करिए। जेनजी देश के नौजवानों का मतलब है, देश का नौजवान अपने अधिकारों की बात कर रहा है। और अब अधिकारों का बात, लोकतंत्र में अधिकारों की बात और अधिकारों को के पक्ष तक पहुंचने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था मत का अधिकार, और मत का अधिकार अगर उनका छीना जाएगा, अगर वोट काटे जाएंगे और तथ्यों के आधार पर यह बात बताई जाएगी, तो चुनाव आयोग से लेकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक अगर आकर के तमाम तरह की झूठे बयान जारी करेंगे। और आप बात कर रहे हैं, आप एक चुनाव आयोग पर इनके गोली मारो ठाकुर जो हैं वो चुनाव आयोग के पक्ष में खड़े थे। तो अभी 4 दिन पहले जब चुनाव आयोग पे आपने सवाल खड़ा किया था, यह झूठा सवाल था क्या? ये गोली मारो ठाकुर ने जो सवाल खड़ा किया था वो सवाल झूठा था क्या? अगर आप जो सवाल कांग्रेस कर रही है या जो सवाल विपक्ष कर रहा है या जिस देश का नौजवान ने जो सवाल करा, वही सवाल तो आपने किया था। आपने भी आरोप लगाया था चुनाव आयोग पे। चुनाव आयोग ने आपके सवालों का जवाब दिया क्या? आपके सवालों का जवाब चुनाव आयोग ने भी नहीं दिया। तो आप चुनाव आयोग के पक्ष में खड़े, तो बताइए, आप ये बताइए कि उस समय आप सही थे कि आज आप सही हैं? ठीक है, ये बातें तो होनी चाहिए ना। क्या कहेंगे इस पर? देखिए अदिति जी, हमारे जो मित्र कह रहे हैं प्रदीप जी, विरोध कीजिए, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, मैं भी आप साथ खड़ा हूं, लेकिन जिस सेंटेंस को आप दे रहे हैं जैन जी, इसका परिणाम नेपाल में क्या हुआ है? तो क्या आप वास्तव में भारत मोही इस व्यवस्था लाना चाह रहे हैं? आप पास तमाम मुद्दे, जैसे उन्होंने कहा अभी बम फोड़ेंगे, हाइड्रोजन बम आएगा, हम लोग भी विस्फोट करते हैं, लेकिन ये नहीं कहते हैं, बड़े बड़े खुलासे करेंगे, पर्दाफाश करेंगे, लेकिन ये जो मानसिकता है राहुल जी की, भले हमारे मित्र हैं प्रदीप जी, इनको बुरे लग रहे हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये बम, जैसे ओम प्रकाश जी ने भी बम का बदला बम से। अरे ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक लोग हैं, यहाँ संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर बमों से बात की जाएगी तो राजनीतिक स्तर, मैं सदैव कहता इतना गिरता जा रहा है, वो चिंतनीय है। लेकिन राहुल जी को जिस सेंटेंस से तुलना किया है नेपाल के जन जी से, वो नहीं करना चाहिए। ये मानसिकता इस देश के लोग समझ रहे हैं कि आपकी जो मानसिकता है वो इस देश में सफल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ घर जलेंगे तो आपके भी जलेंगे, हमारे भी जलेंगे। आप पास तो हेलीकॉप्टर है, नेपाल तक उड़ जाएंगे, लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे? इस पर भी चिंता करनी चाहिए। और युवाओं की बात रोजगार की है, तो लोकतांत्रिक तरीके से देखिए, तमाम आंदोलन इस देश में चले, जेपी आंदोलन, मंडल कमंडल, लेकिन जेनजी वाला स्थिति भारत में कभी आई है और न भारत में कभी आनी चाहिए। ये अच्छी बात नहीं। अगर नेपाल जला, जो आप कह रहे थे जी, वो पैसा किसका है? हमारे यहाँ टैक्स पेयर का है। अगर हिंदुस्तान जलेगा, उसके बाद हम कितने पीछे पहुंच जाएंगे? क्या रोजगार मिल जाएगा हमको? क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी? और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इतनी बढ़ती हुई आबादी को अगर प्रदीप जी आपकी भी सरकार आ जाए तो सबको रोजगार आप ही नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल सुनील त्रिपाठी जी, और बड़ी बात यह है कि नेपाल में केवल सत्ता पक्ष ही शिकार नहीं हुआ जेनजी आंदोलन का, विपक्ष भी हुआ है। दोनों हुए जी। और अभी एक मिनट, मैं मानता हूं चलिए युवाओं की समस्या थी, लेकिन जो जेलों से कैदी आपने रिहा कराए, ये वो आंदोलन मुझे संदेह घेरे में लगता है कि कैदियों से आपका क्या रिश्ता रहा? आप नेताओं से परेशान थे, लेकिन वो जो कैदी बनते जेलों तोड़ी गए, कैदी भगाए गए, उससे इनका क्या रिश्ता रहा है? बिल्कुल। और ऐसी अराजकता भारत में नहीं होनी चाहिए। इसकी कल्पना करना भी बेहद खराब स्थिति जो है। एक और कहा जा रहा है लोकतंत्र बचाने की मुहिम छेड़ रहे हैं हम, संविधान बचा रहे हैं, लेकिन क्या जेनजी अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो लोकतंत्र क्या बचेगा, संविधान क्या बचेगा? विवेक श्रीवास्तव जी, भाई जेनजी तो आपके साथ है ना, आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि आपने जेनजीज के लिए, युवाओं के लिए काफी ज्यादा काम किया है। अगर हम भारत की बात करें, क्योंकि अगर हम बांग्लादेश की बात करें, चाहे हम नेपाल की बात करें, चाहे हम श्रीलंका की बात करें, यहाँ पर सरकारें युवाओं की अनदेखी कर रहे थे। इसकी वजह से युवा जो हैं सड़कों पर उतरे, प्रोटेस्ट किए, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। लेकिन भारत की स्थिति तो कहीं बेहतर है, क्या कहेंगे? देखिए जी, जिन देशों का अभी आपने जिक्र किया, वहाँ पे शिक्षा का स्तर भारत से बहुत नीचे है। शिक्षा का भी स्तर खराब। और बांग्लादेश में जब आप जाइए तो जिस तरह का दृश्य वहाँ के लोगों ने चैनलों पे दिखाया,
उनके संस्कार के भी स्तर खराब दिखते हैं। एक महिला प्रधानमंत्री के अधो वस्त्रों को जिस तरह से नंगा नाच लोग दिखा रहे थे चैनलों पे, तो इससे पता चलता है कि वो मानवता भी उनके में नहीं है। और अभी सुनील जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया कि जेनजी ने नेपाल में जिस तरह से जेलें तोड़ करके अपराधियों को मुक्त किया, कैदियों को मुक्त किया, तो वो युवा तो नहीं हो सकते। तो जिस तरह की भाषा राहुल गांधी बोले इसको समझना पड़ेगा। ये जार्ज सोरेस से फंडेड लोग हैं, अमेरिकन धनपशु जो इस तरह की हरकतें तमाम देशों में कराता है। इनकी यात्रा जो थी उसको भी जार्ज ने फंडेड किया था, इसमें भी फंडिंग इनकी है। ये वही बोल रहे जो अमेरिका का डीप स्टेट के लोग बोलते हैं। और जो आतंकवादी भारत की जेलों में बंद हैं, हमें कहते हैं कि आतंकवादियों के साथ कांग्रेस का हाथ, तो गलत नहीं कहते। ये उन्हीं को जेलों तोड़ के छुड़ाने की साजिश कांग्रेस के युवराज रच रहे हैं। एक चीज। दूसरी चीज, वोटर लिस्ट अभी तक ये ईवीएम की मैयत निकालते थे, अब कह रहे हैं साहब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। अब फिर कहते हैं कि चुनाव आयोग हमको पासवर्ड क्यों नहीं देता। मान लो चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था न होकर के महुआ मोहित्रा हो गया है, दलालों को अपना पिन कोड बांटता रहे, आईडी पिन देता रहे। तो ये राहुल गांधी जितने जल्दी समझ सके कि ये देश संविधान से चलता है, ये गांधी परिवार के आदेश से नहीं चलेगा देश, और देश संविधान से चल रहा है और मजबूती से चल रहा है। कभी एटम बम, कभी हाइड्रोजन बम, कभी जेनजी को ललकारना, क्या नेता प्रतिपक्ष अपना रोल ठीक से अदा नहीं कर पा रहे हैं? शब्दों का चयन जो है उसमें खामियां हैं क्या नेता प्रतिपक्ष के? नहीं, हमें कम से कम हिंदुस्तान के और हम जैसे तमाम साथियों को हिंदुस्तान के नौजवानों पर भरोसा है। और कतई अगर हम हिंदुस्तान के नौजवानों को आतंकवादी समझ रहे हैं, देशद्रोही समझ रहे हैं, वो हिंसा करेंगे, सरकार का तख्ता पलट कर देंगे, इस तरह की मानसिकता के लोग इस देश के नौजवान को समझ नहीं पाए और इस देश के नौजवानों की मानसिकता को समझ नहीं पाए। नंबर एक बात, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा दलालों को, यही भाषा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता तमाम चैनलों पर बैठकर बोल रहे हैं। अरे वो आईपी एड्रेस मांग रही है कर्नाटक की सीआईडी। महोदय, सीआईडी आप एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, उसको आप दलाल बता रहे हो। ये है भारतीय जनता पार्टी की सोच। इसीलिए हम कहते हैं जनजी, देखिए जनजी, बांग्लादेश में जनजी नहीं था, अब आप सब श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, सब जनजी एक ऐसा संगठन जो नेपाल में उभरा, वो वहां के आंदोलन की बात कर रहा था। और जनजी की ही बात अगर आप कर रहे हैं तो आंदोलन के तुरंत बाद तीसरे दिन ही वहां पर आभासी दुनिया के माध्यम से आपस में जनजी जो संगठन है उस पर आपस में बहस होती है और ये कहते हैं कि हम तो हिंसा की बात नहीं कर रहे थे, हिंसा हुई कहां से, ये आपस में तकरार होती है, ये चर्चा चल रही है। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप देश के नौजवानों पर इतना भी भरोसा, अगर यही तो हम कह रहे हैं, देश के नौजवानों पर इस देश की सरकार का भरोसा उठ गया। और केवल देश के नौजवानों के साथ नहीं, देश के किसानों के साथ, देश की महिलाओं का, किसान अगर आंदोलन करता है तो देशद्रोही बता देते हैं, उनके सीने पे गाड़ी चढ़ा देते हैं। अगर वो दिल्ली कूच कर रहे होते तो कांटे बिछा देते हैं और बताते हैं ये आतंकवादी हैं। और जो लोग उनके सीने पर गाड़ी चढ़ाते हैं उनको सरकार संरक्षित करती नजर आती है। तो ये उस मानसिकता के लोग हैं। देश का नौजवान अगर बिहार में इनकी जहां सरकार है, जहां पर वोट के अधिकार की यात्रा हुई, वहां पर चार आंदोलन चल रहे हैं और पुलिस की लाठियां लगातार उन पर बरस रही, लगातार बरस रही। आप उनकी आवाज सुनना नहीं चाहते। यही बात तो कह रहे हैं राहुल गांधी जी, यही बात विपक्ष कह रहा है। और ये अब इसको आप ये बता रहे हैं कि देश का नौजवान आतंकवादी, अगर आपके हिसाब से आप जो इस तरह बता रहे हैं कि देश का नौजवान सत्ता पर कब्जा कर लेगा, तो ये आपकी मानसिकता हो सकती है। इस देश का नौजवान इस सोच का नहीं है। कम से कम इस देश का नौजवान हिंसा पर विश्वास नहीं करता। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका की जो भी स्थिति हो, भारत का एक भी नागरिक उसका समर्थन नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है कि राहुल गांधी गृह युद्ध भड़काना चाहते हैं देश में, इसीलिए इस तरीके का पोस्ट किया कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश के जेनजी अगर लोकतंत्र बचाने आएंगे, संविधान बचाने आएंगे, वोट चोरी रोकने आएंगे तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इनको देश के नौजवानों क्या इंडिकेट कर रहा है ये पोस्ट राहुल गांधी का? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, पहली बात, इस सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को देश के नौजवानों पर भरोसा नहीं है। भरोसा क्यों नहीं है? भरोसा यूं इसलिए नहीं है कि आपने 2 करोड़ सालाना रोजगार देने का वादा किया था, आपने ठगी की है।
आपने किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, आपने ठगी की है। आपने किसानों के सम्मान निधि पे आपने ठगी की है। आपने महंगाई पर आपने ठगी की है। आपने 50 रुपए का पेट्रोल और 30 रुपए का डीजल देने का वादा किया था, आपने ठगी की। इसलिए आपको यह भय लगता है कि देश का नौजवान इन सवालों पर अगर आएगा तो मेरे पास जवाब नहीं होगा। तो जवाब नहीं होगा तो उसे आतंकवादी बता दो, उसे देशद्रोही बता दो। आपने बताया है, आपने देश के किसानों को आतंकवादी बताया है, देश के विद्यार्थियों को आपने आतंकवादी बताया, और यही आपकी नीति है। आप उन सवालों के जवाब देने से बचते हैं और किसी भी तरीके से उन्हें आरोपित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है प्रदीप सिंह जी, लौटूंगी आपके पास, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ये भी कह रही है ना कि अगर जेनजी सड़कों पर आ गए तो फिर जो गांधी परिवार है, जो कांग्रेस पार्टी है, उसके जो सहयोगी हैं, उसको देश छोड़कर जाना पड़ेगा। लौटूंगी आपके पास, इस पर जवाब लूंगी, लेकिन विजय जी कुछ कहना चाह रहे थे, माफ कीजिएगा, विवेक श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी हमारे मित्र बहुत से आरोप लगा रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। इनकी जब सरकार राजस्थान में थी तो 19,000 किसानों की जमीन कुर्क किया। हिमाचल में टॉयलेट पे टैक्स लगा रहे हैं, मंदिरों के खजाने में भी झांक कर रहे हैं, वहाँ भी पैसा मिल जाए। और तो और जब ईडीसी ने इनको बुलाया था, इनके गांधी परिवार को, तो कांग्रेस ने सदन से बहिर्गमन किया। विजय चौक तक आए, ईडी का विरोध करते करते वहाँ मुद्दे हो गए महंगाई बेरोजगारी। जब लोगों ने पूछा क्या इस पे जा रहे हो, तो कहने हम महंगाई बेरोजगारी पे। तो इनके मुद्दे रास्ते चलते बदलते हैं न। इनको देश की, इन्होंने कहा कि हमने रोजगार 2 करोड़ देने की बात की थी। इनकी जानकारी के लिए बता दूं, पहली बात तो पूरी कांग्रेस रोजगार और नौकरी का अंतर समझ ले। 2 करोड़ नौकरी कोई सरकार देश में नहीं बांट सकती सरकारी, क्योंकि 2 करोड़ नौकरी सरकार के पास है ही नहीं। हमने रोजगार की बात की। मुद्रा योजना में 52 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हम लोन दे करके रोजगार की व्यवस्था कर चुके, रिकॉर्ड पढ़ के आए मित्र हमारे। दूसरी चीज, ठीक है, इंटरप्ट करना चाहूंगी मैं आपको अपने समय में विवेक जी। नीतीश बाबू फिर क्यों ये दावा करते नजर आते हैं केवल बिहार में वो करोड़ों नौकरियां जो है वो दे देंगे? देखिए, पॉसिबल रोजगार की बात हो रही है, रोजगार सृजन किया जा रहा, तमाम उद्योग धंधे वहाँ लग रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में आज समिट मीटों के कर करके तमाम इंडस्ट्रियां लगाई जा रही हैं, बहुत से कारखाने चालू हो गए, बहुत से पाइपलाइन में हैं, बहुत से काम चल रहे हैं। इसी तरह से उस रास्ते में बिहार भी चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन कोई सरकार ये कहे कि 2 करोड़ नौकरी हम दे देंगे। रेलवे के पास कुल कितनी नौकरी होती है? 15 लाख सेना है, 12-13 लाख पे रेलवे से बढ़ जाएगा। 2 करोड़ नौकरी कांग्रेस बोलती है। जब ये कहती है कांग्रेस, तो मुझे कांग्रेस के प्रवक्ताओं पे, कांग्रेस के नेताओं के ज्ञान पे हंसी आती है कि क्या बोल रहे हैं। क्या भारत के किसी सरकारी सिस्टम के पास 2 करोड़ नौकरी है? पूरी भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट में ला लीजिएगा तो 2 करोड़ नौकरी इकट्ठी नहीं होती है, और ये कहते हैं। तो ये जिस तरह से भड़काने वाली बात जनता को करते हैं, युवाओं को, भारत का युवा इतना नासमझ नहीं है। भारत का युवा तकनीक समझता है, और इन देशों से जहाँ ये महिलाओं के अधोवस्त्र लेकर नाचने वाले बच्चों से ज्यादा पढ़ा लिखा हमारा युवा है। और सुनिए, भारत के युवा ने आज ही इनको जवाब दिया है। जनजी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सारी सीटें जीती है। NSUI का सुपड़ा साफ करके भारत के जनजी ने आज ही कांग्रेस के युवराज के मुंह पे तमाचा मारा है, आज ही मारा है। अभी भी कांग्रेस नहीं देख पा रही है। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी ही आश्वस्त है कि जेनजी बीजेपी के साथ है, क्योंकि जेनजी के लिए काम किया है, रोजगार दिए हैं, बेरोजगारी नहीं है देश में, महंगाई नहीं है देश में, अगर जेनजी संतुष्ट है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज हैं वो क्यों परेशान हैं? क्यों इसके बाद एक बयानबाजी कर रहे हैं? अच्छा ये बताइए, परेशान कौन है? आप देखते हैं कि बहुत से जब लोग सड़कों पे निकलते हैं, नहीं, इस बात का डर क्यों सता रहा है फिर कि जेनजी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर हिंसा भड़क सकती है देश में? जेनजी तो समझदार है ना, देश के युवा तो समझदार है। कांग्रेस के युवराज जिस तरह की भाषा बोल रहे, जिस तरह से उन्होंने एक पूरी पदयात्रा बांग्लादेशियों, रोहिंग्यों, घुसपैठियों को वोट बचाने के लिए बिहार में की, एक वर्ग को जिस तरह भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, कहते साहब तुम्हारा राशन कार्ड चला जाएगा, तुम्हारा वोट का अधिकार चला जाएगा, तमाम चीजें छीनी जाएंगी। देखिए, हम कहते हैं कि भारत का संसाधन भारत के नागरिकों के लिए है। ये भारत के नागरिकों का संसाधन घुसपैठियों से बांटना चाहते हो, बांटते रहे हैं। आज भी अगर कोई घुसपैठिया बांग्लादेश से घुसता है, बंगाल की सीमा से, तो उसको देश की जामा मस्जिदें
उसके रहने का और कारोबार का प्रबंध करती है। कोई आज से सिस्टम नहीं चल रहा है। पूरा भारत का सीमावर्ती क्षेत्र सुनील त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए सती जी, अभी आपने कहा कि भारत का युवा गुमराह नहीं हो सकता है। मैं राजधानी बात कर रहा हूँ। चौक से लेके हमारे प्रदीप जी परम मित्र हैं, ये भी देखते चौक से लेके अमीनाबाद तक कर्फ्यू लगे रहते थे। हमने किस तरह क्राइम रिपोर्टिंग किया है उस दौरान मैं ही जानता हूँ, सारे मेरे पत्रकार बंधु जानते हैं। आज 8 सालों बता दिए लखनऊ में कर्फ्यू कहाँ लगा है। देखिए, चाहे जिस जात धर्म के लोग हों, जब नेता उकसाने पे आते हैं तो अच्छे अच्छे युवाओं का मस्तिष्क बदल जाता है। क्या आज हिंदू चला गया चौक से, डालीगंज से या खदरे से, ठाकुरगंज से? हिंदू भी रह रहा है, मुसलमान भी रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, न दंगा न फसाद। आखिर तब क्यों होता था? तो जो जैन जी की बात कर रहे हैं, अगर राजनेता भड़काने पे आते हैं तो बहुत लोग भड़क सकते हैं। गुमराह होने में देर नहीं लगती। क्या हम लोग उम्मीद किए कि नेपाल में स्थिति पैदा हो जाएगी? और ये इस बात पे हमको भी विश्वास है, क्योंकि प्रदीप जी राजनीतिक दल से आते हैं, हम राजनीतिक दल से नहीं है, कि युवा हमारे देश का और हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा ब्लड औरों से अलग है। हम जो कट्टरपंथी हैं उनसे हमारा देश आज भी अलग है, हम लोग अलग, हमारी जनरेशन अलग है। लेकिन फिर भी राजनेता हवन में घी डाल करके भड़काने का काम करते हैं। चाहे जो दंगा देख लीजिए, चाहे बहराइच दंगा भी देख लीजिए, चाहे सहारनपुर बड़ी बात आप कह रहे हैं। सारे लोग रह रहे हैं, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटी सी चिंगारी जो है कब बड़ी आग बन जाए किसी को पता नहीं होता। और नेपाल में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां युवा जो है प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद किसने गोली चलाई, कैसे 72 युवाओं की जान चली गई, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गोलीबारी आखिर हुई क्यों वहां पर जब युवा प्रदर्शन कर रहे थे। तो प्रदीप सिंह जी क्या कहेंगे इस पर? क्या राहुल गांधी का ये जो पोस्ट है वो चिंगारी की तरह काम नहीं कर रहा है? क्या युवाओं को उकसाने का, भड़काने का क्या काम नहीं कर रहा है? नहीं ना, फिर मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। देखिए, अभी आप ही के चैनल पर पूरी जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि वो जिस तरह अमित शाह जी ने कहा था 15 लाख रुपए पे, कि वो तो जुमला था। यही बात देश के प्रधानमंत्री ने जो 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दे रहा था, 2 करोड़ सालाना नौकरियों की बात की थी, वो भी एक जुमला था। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे कहा। यही तो हम कह रहे हैं, यही बात हम कह रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं, अभी बता रहे थे कि आज भी रोहिंग्या आते हैं और जामा मस्जिदों में उन्हें रोजगार की व्यवस्था की जाती है। तो सरकार कर क्या रही है? 11 सालों से सरकार किसकी है? 20 सालों से बिहार में सरकार किसकी है? और बॉर्डर किसके पास है? सरकार हमारी इतनी कमजोर है कि आज भी वहां से रोहिंग्या और तमाम ऐसे अवैध लोग यहां आ रहे हैं और उन्हें यहां पे रोजगार करने के संसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इतनी कमजोर सरकार है तो सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। हम ये कह रहे हैं, अगर इस देश का नौजवान आपसे रोजगार मांगने की बात कर रहा है, अगर इस देश का नौजवान कह रहा है कि आपने वादा किया था कि 50 रुपए में पेट्रोल और 30 रुपए में डीजल, अगर ये मांग रहा है तो ये अपराध कर रहा है क्या? अगर वो रोजगार पर बात करना चाहता है तो वो अपराध कर रहा है क्या? अगर आदरणीय राहुल गांधी जी कहते हैं और अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे हो तो लोकतांत्रिक व्यवस्था से सरकार बदलने का कोई एक हथियार हमारे पास है, तो वो बैलेट है। अगर वो बैलेट ही चोरी हो जा रहा है तो ये लोकतंत्र का अपहरण है या नहीं है? और लोकतंत्र का अपहरण अगर है, उसमें आदरणीय राहुल गांधी जी और देश का नौजवान और पूरा विपक्ष अगर सवाल खड़े कर रहा है तो ये सवाल तो केवल चुनाव आयोग से हो रहा है। ठीक है प्रदीप सिंह जी, जवाब गोली मारे ठाकुर को दे रहे हैं। गोली मारो ठाकुर जो जवाब दे रहे हैं, इन गोली मारो ठाकुर ने भी तो सवाल खड़ा किया था। तो वो सवाल गोली मारो ठाकुर के बारे में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बताना चाहिए कि गोली मारो ठाकुर पहले से ही थे या सही है। बयान अभी आपने दिया है कि देश के युवा जो है परेशान हैं, रोजगार मांग रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, ये भी कह रहे थे आप। लेकिन बड़ा सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से आप वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, उस तरीके से रोजगार का मुद्दा क्यों नहीं उठाते नजर आते हैं? उस तरीके से आप महंगाई का मुद्दा क्यों नहीं उठाते नजर आते हैं? उस तरीके से आप किसानों का मुद्दा क्यों नहीं उठाते नजर आते हैं? विपक्ष मजबूत होता है तो लोकतंत्र की साख कभी कमजोर नहीं होती है। क्या कहेंगे? किसानों के लिए आंदोलन करते करते आदरणीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार हुई थी।
उस समय गिरफ्तार हुई थी जब किसानों के सीने पर इनके गुंडे गृह राज्य मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी थी और पूरी की पूरी सरकार उस गुंडे गृह राज्य मंत्री के बेटे को संरक्षित करती नजर आ रही थी। तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी वहां गिरफ्तार हुई थी और लखनऊ की सड़कों पर आपका ये कांग्रेस का ये कार्यकर्ता सड़कों पर लाठी खाते हुए गिरफ्तार हुआ था। और जब हम बात करते हैं, जब उन किसानों को आप देशद्रोही कह रहे थे, काला कानून जब वापस करने की बात हुई थी और आपका अहंकार बोल रहा था कि ये कानून है जो अडानी को फायदा देने वाला कानून था, उसके लिए जब देश का किसान खड़ा हुआ और उसको भी आपने आतंकवादी कहा, देशद्रोही कहा, उसके साथ भी पूरा विपक्ष खड़ा था। राहुल गांधी जी खड़े थे, सभी लोग खड़े थे। आपको काला कानून वापस लेना पड़ा। बीते एक साल में कहां नजर आई कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ खड़ी हुई? जहां युवा लाठी खा रहे थे पेपर लीक मामले पर, वहां पर कहां खड़ी थी कांग्रेस पार्टी? पेपर लीक मामले में लाठी जब नौजवान खा रहा था तो आपका ये साथी कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता गिरफ्तारी दे रहा था और आपके इसी चैनल पर बैठकर बहस कर रहा था। आपके दूसरे साथी यहाँ पे एंकरिंग कर रहे थे। और दूसरी बात कह रहा हूं, आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश में नौजवानों के लिए भारत राहुल गांधी का नेतृत्व केवल नेता प्रतिपक्ष का रोल इतना है कि वो वोट चोरी के मुद्दे पर आएंगे, युवाओं के साथ खड़े नजर नहीं आएंगे। नहीं, वोट नहीं, कैसी बात कर रहे युवा? पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा चलाई उन्होंने। और अगर कांग्रेस के सिपाही प्रदीप सिंह की गिरफ्तारी देता है तो आदेश किसका होता है? आदरणीय राहुल गांधी का होता है। अगर अजय लल्लू जी देश में गिरफ्तारी देते हैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, आदेश किसका होता है? आदरणीय राहुल गांधी का होता है। प्रियंका गांधी जी अगर गिरफ्तारी देती है तो आदेश किसका होता है? आदरणीय राहुल गांधी का होता है। तो निश्चित तौर पर देश के नौजवानों के लिए, देश के किसानों के लिए कांग्रेस नेता आदरणीय राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस सड़कों पर होगी और आप आंदोलन करेंगे। बड़ा ऐलान कर रहे हैं कि राहुल गांधी देश के नौजवानों के साथ सड़कों पर होंगे, हम आंदोलन करेंगे। देखिए अदिति जी, कांग्रेस का जो दुख है वो सिलेक्टेड होता है। राजस्थान में जब पेपर लीक था तो इनको दुख नहीं था, और कहीं होता है जहाँ इनकी सरकार ने वहाँ दुखी हो जाते हैं, और कहीं महिलाओं की इज्जत पर हमला होता है तो दुखी हो जाएंगे। अपने प्रदेश में जहाँ शासन इनका, वहाँ अगर महिला की इज्जत लुटेगी तो इनको दुख नहीं होता, तो दीदी के आंसू नहीं आते हैं। ये हाल तो हर राजनीतिक दल का है ना। लेकिन सुन लीजिए, नहीं हम तो देश की हर महिला के साथ खड़े हैं। हमने हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, बड़ी बुरी घटना भी दुख व्यक्त किया। विषय ये है, इस देश के हाईवे बताते हैं आप देश की महिलाओं के साथ खड़े हैं। विषय ये है अदिति जी कि इनका दुख भी सेलेक्टिव है और इनकी राजनीति का विषय भी सेलेक्टिव है। ये किस प्रदेश के युवा के लिए दुखी हो जाएंगे, किस प्रदेश के, अब बिहार में चुनाव है तो वहाँ के युवा के लिए दुखी है। अभी वहाँ चुनाव ना होता तो वहाँ दुख नहीं होता इनको। तो इनका हर चीज सेलेक्टिव रहता है। अब रही बात चुनाव में चोरी की, तो समस्या ये है कि दादी इनकी इलेक्शन चोरी में जेल गई थी रायबरेली से। तो बार बार कहता हूँ, चोर को सब चोर नजर आते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को चुनाव हरवाने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या क्या पापड़ बेले सबको मालूम है। 64,000 मत उनके इनवैलिड घोषित किए गए और 14,000 से वो इलेक्शन हार गए। रामपुर में क्या किस्सा हुआ गोविंद वल्लभ पंत के जमाने में, सब सारी चीजें पब्लिक डोमेन में। प्रदीप जी खुद पुराने आदमी, सब जानते, लेकिन मजबूरी चूंकि हुकुम बजाना है। विवेक श्रीवास्तव जी, लेकिन अगर आज की बात करें, लेकिन अगर आज की परिस्थिति की बात करें, जिस तरीके से बीते कल राहुल गांधी कहते नजर आए कि भाई सीआईडी जो है वो सहयोग मांग रही है चुनाव आयोग से, तो चुनाव आयोग को कॉपरेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आयोग ने दे दिया, करना चाहिए या नहीं? सुन लीजिए, किसी भी स्टेट एजेंसी की अथॉरिटी नहीं होती कि वो भारत की संस्थाओं की जांच करे, एक चीज। दूसरी चीज, वोटर लिस्ट और तमाम दस्तावेज जिला से लेके प्रदेश तक में सब जगह विद्यमान है। उसके लिए भारतीय चुनाव आयुक्त की पासवर्ड आईडी कोई विषय नहीं रखती। मैंने फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि भारत का चुनाव आयुक्त संवैधानिक पद है, कोई महुआ मोइत्रा नहीं है। लेकिन ये तो चिंताजनक विषय है ना, ये तो चिंताजनक विषय है ना, जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वोटर्स डिलीट कर दिए गए। भाई इस बात की क्या गारंटी है कि वो कांग्रेस के ही वोटर्स थे? वो तो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स भी हो सकते हैं। देखिए उस पे अगर सेंध लग रही है, अगर इस तरीके का काम किया जा रहा है तो इस पर परेशानी तो भारतीय जनता पार्टी को भी होनी चाहिए ना। है आपको या नहीं है? भाई अगर विषय हो तब तो हो। यहाँ तो राहुल जी एक नया शिगुफा लेके आते हैं और जब उस पर शपथ पत्र मांगा जाता तो पीछे हट जाते हैं। चुनाव आयोग उस पर बयान दे चुका है। और फिर सारी चीजें आप देखिए, उत्तर जहाँ देश में 3 वोटर लिस्ट होती है, विधानसभा लोकसभा की अलग होती है, ग्राम पंचायत
जिला पंचायत बीडीसी की अलग होती है और नगर पंचायतों की अलग होती है। जब हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, एक वोटर लिस्ट की बात करते हैं, तो भी पेट में दर्द है। बिहार में SIR हो रहा तो भी पेट में दर्द है। आखिर युवराज कांग्रेस के चाहते क्या है? देश में ऐसे प्रश्नों को उठा करके सिवाय अराजकता वाली बातें जवाब लूंगी इस बात का कि आप कांग्रेस के भाई कोई एक रास्ता से चुनाव क्या चाहते हैं? आप बताइए, SIR से भी दिक्कत है, आपको वन नेशन वन इलेक्शन से भी दिक्कत है, ठीक, और 3 वोटर लिस्ट है। हर आदमी अपने गांव में जब बचपन में होता है, गांव में होता है, जब गांव से लखनऊ आ गया तो उसका वोट यहाँ हो जाता है। कोई भी जाकर के वहां फार्म भर के कटवाने नाम नहीं जाता। सत्यता यही है व्यवहारिक रूप से। लेकिन अब उसमें BLO भी जांच करता रहता, लेकिन BLO कभी कभी नहीं कटवाता नाम, भाई क्या पता कोई आके डाल जाए वोट। ये तमाम समस्याएं हैं और ये वो लोग सवाल कर रहे हैं। चुनाव TN सेशन से पहले अदिति जी, भारत का चुनाव आयोग तो राष्ट्रीय कार्यक्रमों में कहाँ बैठेगा ये जगह तक नहीं तय थी। बिल्कुल ठीक, ये TN सेशन ने इस मामले पे कार्यक्रमों का बहिष्कार किया, तब जाकर के तो चुनाव आयुक्त की जगह तय हुई। ये तो चुनाव आयुक्त को अपने घर का चपरासी समझते थे। TN सेशन से पहले किसी चुनाव आयुक्त का नाम कोई बता दे? बिल्कुल, उन्होंने देश को बताया कि चुनाव आयोग असल में होता क्या है। सुनील त्रिपाठी जी क्या कहेंगे इस मसले पर? देखिए अति जी, अभी हमारे मित्र कह रहे थे कांग्रेस ने किसानों के लिए बड़ा अच्छा काम किया है। मैं इनको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि 5,000 रुपए के लगान और सिंचाई के लिए किसानों को 15 दिन SDM की जेल में डाला जाता था आपकी सरकार में। और इस मुद्दे को मैंने राजस्थान में 19,000 जमीन कुर्क किए किसानों और इस मुद्दे को हमने बहुत प्रमुखता से खबरों में लिया। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने इस आदेश को कैंसिल कराया और उसके बाद से आज किसानों की धीरे धीरे समाजवादी पार्टी ने सिंचाई माफ की, लगान माफ की। जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, राहुल जी बड़े हमदर्द बन रहे हैं, वो दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, अगड़े भी थे। उसमें गरीबी सबके साथ रहती, गरीबी कोई जात धर्म देख के नहीं आती है जी। ये मानसिकता राजनेताओं के कुर्सी के लिए कि दलितों की चिंता, बैकवर्ड चिंता, गरीबी सबके। वहां हमारे प्रदीप जी भी अगड़ों से आते हैं, क्या गरीब अगड़े लोग नहीं है? 5,000 रुपए के लिए उन दलितों के जानवरों को उठाया जाता था, कानी हौज बोलते थे, जो जेल होती जानवरों की, वहां बंद कर दिया जाता। हमने वो दौर भी देखा है। दूसरी बात, हक की आप बात करते हो, मैं मानता हूं मेरे मित्र, आपको भी याद होगा कि यही BHM पार्क में शिक्षकों के ऊपर किस तरह से घोड़े दौड़ाया था कांग्रेस के कार्यकाल में। आप भी हमारे मित्र, बचपन मित्र हमारे रहे प्रदीप जी। हो सकता है, क्योंकि हम तो कह सकते हैं, आप नहीं कह सकते हैं। शिक्षक संघ राजकर्मचारी का संयुक्त धरना था, जिस तरह से घोड़े छोड़े गए थे अदिति जी, वो दृश्य मुझे याद आता है। जिस तरह से घोड़ों से रौंदा गया शिक्षकों को, मेरी समझ से वो श्राप लग गई कांग्रेस को। कांग्रेस उत्तर प्रदेश से साफ हो गई है। महंगाई पे आते हैं। महंगाई में आज बताइए, मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं भाजपा का, लेकिन कोई भी खाद्य सामग्री, तेलहन दलहन देख लीजिए, दाल भी 150 से 200 से ऊपर नहीं गई है। 250 रुपए में अरहर दाल आज से जब सरकार आपकी थी बिकी है, न बिकी हो तो आंकड़े देख लीजिए। तो महंगाई तो इस जब जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या कंट्रोल बात आती है तो विपक्ष कूदना शुरू कर देता। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई कहेगा हमारे मजहब खिलाफ है। जनसंख्या बढ़ेगी, संसाधन कम होंगे तो महंगाई कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप सरकार आएगी तो आप भी प्रदीप जी नहीं रोक पाओगे। अगर उसको रोकना है तो हमें पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट लाना होगा, जैसे चाइना ने किया। आज चाइना देखिए कहां पहुंच रहा, हम कहां पहुंच रहे हैं। हमारे वहां बढ़ती जनसंख्या ये देश के लिए, मैं बार बार कहता हूं, घातक है। इस पे सारे दलों को एक साथ होना चाहिए। और वोट चोरी की आप बात करते हो, आप भी चुनाव लड़े, वर्तमान में अच्छे पद पर हैं, वकीलों के नेता हैं आप। मैंने ग्राम पंचायत चुनाव भी देखा, विधायक चुनाव भी देखा। एक बार मेरा ही वोट कट गया, मैं वोट डालने गया तो हमारा नाम ही नहीं था। दोबारा पहुंचा चुनाव में, फिर नाम आ गया। तो ये वोट चोरी सिस्टम आज से नहीं, बहुत दिन से हो रहा है। अगर राहुल जी वोट चोरी बात करते हैं तो मैं उनके साथ खड़ा हूं। चुनाव आयोग पर आरोप, लेकिन बेबुनियाद आरोप लगा करके देश के लोगों को गुमराह न कीजिए। जो तथ्य है वो लाइए। चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय बैठा हुआ है, आप वहां मुकदमा दायर कर दीजिए। और देखिए, मैं तारीफ करता हूं सर्वोच्च न्यायालय के, अभी बोर्ड पर निर्णय आया, हिंदू मुसलमान दोनों ने स्वागत किया। कहीं उफ हुई तो बता दीजिए। तो ये प्रोपोगंडा प्रश्न करने बजाय अगर नेता प्रतिपक्ष हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए। सुप्रीम कोर्ट सबका है, इस देश के हर नागरिक का है। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को भड़काना, उकसाना, युवाओं को, जेनजीज को प्रोटेस्ट करने के लिए उकसावे की राजनीति करना और आग में घी डालने का काम करना, जो राहुल गांधी करते हुए देखे जा रहे हैं, उसकी बजाय अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाए इस मसले को लेकर तो शायद कोई हल निकल पाएगा।
क्या कहेंगे प्रदीप जी आप? लेकिन उससे पहले एक बयान है सैम पित्रोदा साहब ने दिया है, कहा है कि पाकिस्तान उन्हें घर जैसा लगता है। इस पर भी जरा टिप्पणी कर दीजिए प्रदीप जी। पाकिस्तान घर जैसा लगता है क्या कांग्रेस को? नहीं, तो ये तो देखिए, इस तरह की टिप्पणी अगर हम जवाब देना होगा तो हम तो जिन्ना की मजार की भी बात कर लेंगे, आदरणीय आडवाणी जी की बात कर लेंगे। इस तरह की और बगैर बगैर बुलावे के, बगैर जानकारी के बिरयानी खाने कौन गया था, इस पर भी चर्चा हो जाएगी। और जो है वहाँ की एजेंसी को, आतंकवादी देश की एजेंसी को जवाब भी दे दीजिए प्रदीप जी। ये जवाब नहीं है क्या? देखिए एक बात, पूरी बात आ जाने दीजिए। देखिए पूरी, देखिए दो लोगों से आपने सुनवाया, आप कम से कम समझ लीजिए मुझको, समझ लीजिए मुझको। देखिए 2 लोगों से आपने बात कराई, समझ लीजिए। अगर सवाल, अगर जवाब नहीं चाहिए तो चले जाऊँ यहाँ से। अब देखिए ये स्थिति हो गई। अभी हमारे साथी ने अंबेडकर से शुरू किया। नासिक के काला मंदिर में डॉक्टर अंबेडकर जब पूजा करने गए थे, इस देश में इन्हीं के वैचारिक वारिस, वैचारिक पूर्वजों ने पूरे देश में न सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर का विरोध किया था बल्कि काले झंडे दिखाए थे। हिंदू कोड बिल लेकर जब डॉक्टर अंबेडकर आए थे तो इन्हीं के वैचारिक जो है पूर्वजों ने न सिर्फ उसका विरोध किया था बल्कि पूरे देश में काले झंडे दिखाए थे। ये बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर की। जब आप बोल रहे थे तो नहीं बोले थे। देखिए अगर आप लोकतांत्रिक तरीके से बहस कराना चाहते तो बताइए, और नहीं बहस कराना चाहते तो बात ना करिए। अब पूरी बात हर जगह आपकी लोकतंत्र का जो है हनन नहीं हो रहा है। मैं आपको मौका दे रही हूँ प्रदीप सिंह जी, लेकिन मेरा प्रश्न जो था, मेरा सवाल था सीधा ये था कि सैम पित्रोदा को पाकिस्तान घर जैसा क्यों लग रहा है? ये सैम पित्रोदा बताएंगे। सैम पित्रोदा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। आदरणीय आडवाणी जी के बारे में बताया, पूछिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। प्रधानमंत्री जी के बारे में पूछिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। पूछिए इन लोगों के बारे में। और दूसरी बात आ जाने दीजिए। अब आगे बात आ जाने दीजिए। अब ये हो गई डॉक्टर अंबेडकर की बात। अब उसके बाद चुनाव आयोग के बारे में इन्होंने क्या बताया? ये है इस देश की महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी, जो बता रहे थे लखीमपुर से लेके गोंडा और देश का सारा हाईवे जानता है, उन्नाव से लेके पूरा हाईवे जानता है कि देश की महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी कैसे करती है। और आज अभी इस चैनल पर बैठकर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने सम्मानित तरीके से बताया कि चुनाव आयोग महुआ मोइत्रा नहीं है जो वो क्या पासवर्ड बांटेगी। अरे महुआ मोइत्रा के बारे में इस तरह के अपशब्द बोलने से पहले आपकी जबान कट क्यों नहीं गई? शर्म क्यों नहीं आई आपको? ये है आप, ये है भारतीय जनता पार्टी, महिलाओं का सम्मान करने वाली भारतीय जनता पार्टी। ये है एक सम्मानित चैनल पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता एक सम्मानित महिला के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है। यही हम कहते हैं और यही आदरणीय राहुल गांधी जी कहते हैं। अब हम आते हैं दूसरी बात। अब आप पत्रकार अब ये बता रहे थे, लोकतंत्र, हमारे पत्रकार साथी भी तमाम चीजें बता रहे थे और कह रहे थे, हम ये कह रहे हैं कि हमने जब हम तो छोड़ दीजिए, विपक्ष छोड़ दीजिए, जब वरिष्ठ पत्रकार बिहार में घूम कर चुनाव आयोग के का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहे थे तो उनके खिलाफ एफआईआर हो रही थी। और आज जब हम बैठकर चर्चा कर रहे हैं, पूरी बात है, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं आप? पूरी बात आ जाने दीजिए, अभी उसको सुप्रीम कोर्ट में बताएंगे महोदय। आप सुनिए पूरी बात। अब इतना नहीं होता है। एक आदेश आता है, फरमान जारी होता है कि अडानी जी की फोटो और बयान आप अपने किसी भी सोशल साइट पर आप नहीं चलाएंगे। ये है अराजकता और ये है लोकतंत्र का अपहरण। उसके बाद अब आते हैं, अब ये अभी हमारे साथी ने बताया था कि किसानों के लिए हमने क्या किया। अरे किसान, इस बैंक इस देश में आजादी के बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए हुआ कि आम लोगों की पहुंच में इस देश का बैंक हो। अगर सीलिंग व्यवस्था आई तो देश में जो जमींदार लोग थे उनसे उनका जमीनें छीनकर उन अंतिम साथी को जमीनें देने का किसी ने काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है और कांग्रेस के लोगों ने किया है। अगर दुग्ध क्रांति की किसी ने बात की है तो हमने की है, हरित क्रांति की अगर किसी ने बात की है तो हमने की है। और हम ये बात अभी एक जवाब पूरा जाना दीजिए, अभी रुक जाइए। अब आप बता रहे थे दाल की बात बड़े ठोक के उन्होंने बताई थी। हम चुनौती देते हैं 14 के पहले की अरहर की दाल के रेटों को निकालिए और मैं बता रहा हूं साफ
70 ठीक रुपए है, किलो प्रदीप अरहर जी, और समय 50 की रुपए कमी किलो है। और दलहन की दालें थी। ये ठीक बात है। भी यहाँ पर झूठे आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। अब आप आ जाते हैं, अब आप वर्तमान परिस्थितियों में बात करते हैं। जरा 5,000 का जेल बता दीजिए मेरे भाई। देखिए पूरी बात आ जाने दीजिए, उसके बाद आप पूरी सबका जवाब देंगे। आप दो लोग, मैं ठीक अकेला है। हूं। अब आप अभी आदरणीय राहुल गांधी जी, आप कह रहे हैं हम एक राजनीतिक दल हैं, अगर हमें रोजगार नहीं मिलेगा आप कहोगे सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। हमें किसानों का काला कानून वापस लेना, कहें सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। हम कहेंगे फीस बढ़ी पे आंदोलन करना, आप कहोगे सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। हम एक राजनीतिक दल हैं और हम राजनीतिक दल होने के नाते प्रोटेस्ट करना और जो और प्लेटफॉर्म है उसको भी हम अडॉप्ट कर रहे हैं। और फिर ये कह रहे हैं 13 मार्च 2025 को प्रदेश के चुनाव आयोग ने कर्नाटक के उन्होंने पत्र लिखकर भेजा। ये अंतिम पत्र है, इससे पहले तमाम झूठ भरे भारतीय जनता पार्टी फैला रही है। ये अंतिम पत्र है जिसमें बताया कि 18 चिट्ठियां दी गई। 18 चिट्ठियां दी गई। अब आपको बताना है इनको क्या जवाब देना, निर्देशित करिए। ये 13 मार्च की बात है। तो इससे पहले तमाम फ्रॉड जो है, फ्रॉडगिरी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कई चैनलों बैठ के कर रहे हैं, तमाम चिट्ठियां दिखा रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूं कि हम निश्चित तौर पर हर वो लोकतांत्रिक तरीका अपनाएंगे जिसपे हम वोट चोरी को रोक सकें। इन सवालों, अब तो कानून भी ले आए हैं कि उनके खिलाफ FIR नहीं हो सकती। ठीक है, उनके अब तो कानून ले आए हैं सदन में। कानून जब हम विपक्ष बहिष्कार कर रहा था तो कानून लेके आए हैं कि भैया इनके खिलाफ कोई FIR नहीं हो सकती, हमारे लोग हैं, जो करेंगे वो सही होगा। प्रदीप जी, एक बहुत बड़ा प्रश्न है मेरा कि अगर वोट चोरी हो रहे थे तो फिर उत्तर प्रदेश में 1 सीट से 6 सीट पर लोकसभा चुनाव में छलांग कैसे लगा ली कांग्रेस ने? जल्दी से जवाब दीजिए, 10 सेकंड। निश्चित तौर पर हम ये कह रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि आप एक स्थिति होगी ना, आप ये क्या करते हैं, एक पोलिंग यानी वाराणसी में वोट चोरी हो गए लेकिन फैजाबाद सीट पर वोट चोरी नहीं हो पाई। वाराणसी का हाइड्रोजन बम वाराणसी में ही आएगा, चिंता न करिए। हाइड्रोजन बम जो आ रहा है वो वाराणसी का ही है और उसी वही अंतिम प्रहार होगा। ठीक है, ठीक है, उसकी चिंता छोड़ दीजिए। अब पूरी बात सुन लीजिए। ठीक है प्रदीप सिंह जी, समय की कमी है, फाइनल कमेंट लूंगी मैं सुनील जी से। देखिए, हमारे परम मित्र ने बहुत अच्छी बात कही कि हाइड्रोजन बम बनारस में आएगा और आजकल पाकिस्तान बम बांट रहा है, सऊदी भी बांट रहा है हमको, और हमारे मित्र को भी देने के लिए तैयार हो गया कि हाइड्रोजन बम आएगा। दूसरी बात जो प्रदीप जी कह रहे थे कि 70 रुपए में दाल बिक रही है, 250 में भी मेरे भाई बिकी, मैं वो भी आंकड़ा दिखा सकता हूँ आपको। टमाटर 120 में बिक रहा है, 40 में बिक रहा है। तो महंगाई भ्रष्टाचार पे आप चर्चा कीजिए। पूरा आधा देश इस समय बाढ़ से जूझ रहा है। ये भी मुद्दा आपके लिए आवश्यक है, जनता के साथ आप खड़े हो। कुर्सी तभी मिलेगी। किसके साथ सुनील जी? जेनजी किसके साथ है देश का, क्या लगता है? इस जेनजी पूरी भारत साथ खड़ी हुई, राष्ट्र साथ खड़ी है। जो राष्ट्र साथ खड़ा है, जेनजी उसके साथ खड़ी है, मेरा ये मानना। विवेक श्रीवास्तव जी, फाइनल कमेंट 10 सेकंड में। देखिए अदिति जी, ये राजनीतिक दल है। ईडी बुलाएगा तो राजनीतिक दल के लोग चले जाएंगे। नेशनल हेराल्ड में चोरी करेंगे, मुकदमा कायम होगा तो भी पूरा राजनीतिक दल खड़ा हो जाएगा। जीजा को बुलाएंगे तो दीदी साथ में जाएंगे। राजनीतिक दल, इनको अधिकार है भाई, इनके ऊपर कोई मुकदमा ना हो। अगर कुछ होता तो पूरा राजनीतिक दल है साहब, बंद कर दीजिए ईडी सीबीआई। इनके नाते राजनीतिक दल है, कोई इनको चूंकि राजनीतिक दल इसलिए कोई संवैधानिक संस्था इनका संज्ञान न ले, सबसे ऊपर हो जाते हैं। ये तो इनकी समस्या है। दूसरे बार बार बता रहे हैं कि वहाँ बनारस में हाइड्रोजन बम आएगा। बनारस तो महादेव की धरती है, काशी बहुत से ताप झेल लेती है। विषय ये है कि जिस तरह का आचरण राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं, जब चाइना से विवाद था, डोकलाम विवाद के समय, तो राहुल गांधी चाइना की आप लौट रहे हैं। ठीक है, और सुनिए, इनके स्वयं पित्तौजा कहते हैं कि पाकिस्तान घर जैसा लगता है, या भागने की तैयारी क्यों होंगे, या हो सकता है। ठीक है, और जिस तरह की बम बांट रहे हो सकता पाकिस्तान से। ठीक है, यानी बनारस हाइड्रोजन बम के लिए तैयार है कांग्रेस के। प्रदीप सिंह जी, जल्दी से फाइनल कमेंट। आदरणीय सुब्रमण्यम स्वामी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो बताते हैं कि हमारे विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री का चाइना का क्या रिश्ता है और कितना प्यार है उनको चाइना से। ये सुब्रमण्यम स्वामी तमाम सोशल साइटों पर लगातार बयान जारी कर रहे हैं और ये खारिज करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हम जनजी की जहां तक बात कर रहे हैं, देश का नौजवान हमेशा देश के लिए लड़ा है, आज़ादी के आंदोलन से लेकर आज तक। उसको उसकी तुलना आप नेपाल से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से नहीं कर सकते। हम देश के नौजवानों को सैल्यूट करते हैं। धन्यवाद आपको इस बात। ठीक है, आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो राहुल गांधी के एक पोस्ट ने
देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। जेनजी पर मच गया है बवाल और देखने वाली बात यह होगी आगामी चुनावों में कि जेनजी यानी देश की युवा आबादी आखिर है किसके साथ, ये वक्त बताएगा। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी का खेमा उनको घेरने में लगा हुआ है और कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी जेनजीज को उकसाने की राजनीति कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं। फिलहाल आज इस खास चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।